तो अब जाके काम करो, है ना, घर पे जाके काम कौन देता है इसे? इसे कौन देता है? कौन सा प्रदेश देता है भारत का? इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसे भारत का कोई प्रदेश नहीं देता, इसे फिलीपींस की सरकार देती है। मैक्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, उन्हीं की याद में पुरस्कार दिया जाता है। और इसके 6 से 7 सेक्टर हैं बेटा, जिसमें पुरस्कार, नोबेल से ज्यादा सेक्टर हैं इसके। इसमें सरकारी जो प्रशासनिक लोग हैं उनका भी एक सेक्टर है, किरण बेदी को मिला है, केजरीवाल को मिला है। पत्रकार हैं ये लोग नहीं, तो इनको प्रशासनिक सेक्टर में मिला है। पत्रकारिता भी है, सही बोल रहे हैं, वो भी है, लेकिन वही नहीं है खाली, सामाजिक कार्य भी है, सामाजिक सेवा भी है, प्रशासनिक सेवा है, पत्रकारिता है, तमाम क्षेत्र है। तो घर पे जाके काम करो ना इन सब चीजों पे बेटा। पर आज के जमाने में ढूंढने ढांढने वाली स्थिति कहाँ है? आजकल तो सब आपके हाथ में है, बस आप मन बनाए कि मुझे पढ़ना है तो मिल जाएगा। क्लियर है? बहरहाल तब बहुत डराने धमकाने की अब समय नहीं है, परीक्षा नजदीक आ रही है। एक अच्छी न्यूज है उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर है, यानी अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने कंपटीशन की, आगे परीक्षाएं देनी है, ऑप्शन सब्जेक्ट समाप्त हो रहा है। तो वैकल्पिक विषय का टेंशन खत्म हुआ, लेकिन नया टेंशन पैदा होगा। ठीक है, राहत कभी नहीं मिलेगी कंपटीशन में, है ना। तो अभी जो आपको पता है पेपर कैसे होते हैं, शेड्यूल पता है। कुछ तो कंपलसरी पेपर है, अब तो सब कंपलसरी हो जाएगा। अब तो जो ऑप्शन हट जाएगा तो सभी कंपलसरी हो जाएंगे। जीएस के 4 पेपर, अभी की जो कंडीशन थी, ऑप्शनल के 2 पेपर, 4 2 6 पेपर, एक ऐसे, एक निबंध। क्लियर है बेटा? तो इतने पेपर को आपको देना होता था। और सामान्य हिंदी, मैंने सामान्य हिंदी का भी पेपर होता था। तो अभी ऑप्शनल के 2 पेपर हटा दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली उसकी जगह पे कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो पूरी संभावना है कि यूपी स्पेशल इंट्रोड्यूस होगा, यानी उत्तर प्रदेश को लेके 2 पेपर बना दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब यूपी को थोड़ा विशेष ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, हर इलाके पे आपकी नजर होनी चाहिए। 1-2 बार पूछेंगे तो खुद ही नजर हो जाएगी, है ना। तो वो सब पढ़िए बेटा। और अच्छी न्यूज है, अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन अनौपचारिक ढंग से ये सूचना आ रही है, ये खत्म होगा। और ये सूचना गलत नहीं आती। इलाहाबाद में जो र्यूमर आता है ना, ऑथेंटिक होता है, क्योंकि उनके मुखबिर हर जगह होते हैं। ठीक है, तो मुखबिरों की सूचना मिल जाती है पहले कि ऐसा हो रहा है। तो अच्छी न्यूज है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल वगैरह वाले जो आपके कड़े प्रतिद्वंदी थे वो बाहर हुए लड़ाई के, तो सभी पुराने लोग जो आपको सघन कंपटीशन देते, अब वो खत्म हुए। अब 0 से आपको भी शुरू करना है, 0 से उनको भी शुरू करना है। तो लड़ाई बराबर की होगी। तो थोड़ा सा मेहनत कर लोगे बेटा तो लड़ाई में बने हो आप। बाकी जीएस में तो जो घमासान है वो हो ही रहा है, प्रीलिम्स में जो घमासान है वो थोड़ी कम हुआ है, लेकिन मेंस में आपसे आगे नहीं कोई होगा, सब लोग बराबर होंगे। क्लियर है? तो खूब मेहनत से लगिए बेटा, कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एकदम सीरियस हो जाना चाहिए, हंसना मुस्कुराना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सामान्य जिंदगी रहिए, लेकिन लक्ष्य को लेके एब्सोल्युटली सीरियस होना होगा। जो टारगेट है उसको लेके आपको अत्यधिक गंभीर हो। ये जीवन मरण का प्रश्न है, ये बच्चों का खेल नहीं है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ा ही हो रहा है। यहां जिंदगी दांव पे लगी है। तो उस हिसाब से उसको देखिए, और इमोशनल हो जाने से और सोचने से नहीं कुछ होगा, प्लान करने से होगा। सही ढंग से प्लानिंग करिए, सही ढंग से योजना बनाइए, किसी अपने सीनियर से, हम लोगों से राय लीजिए कि सर क्या करें, कैसे करें। खाली पढ़ने से नहीं होगा बेटा। तो सही प्लानिंग आपको बनानी होगी, सही योजना बनानी होगी, पढ़ने का सही ढंग आपको चुनना होगा। 1-2 साल में आर पार हो जाएगा, अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो। क्योंकि देखो 2 चीजें, एक विद्वान थे फ्रेड डब्ल्यू रेक्स,
तो उन्होंने दो चीज बताया था, किसी दिन शायद मैंने आपसे चर्चा किया होगा कि किसी कार्य को करने की दो चीजों की आवश्यकता होती है, विल टू पार्टिसिपेट एंड एबल टू पार्टिसिपेट। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की योग्यता। ठीक है, ये एक समीकरण है, देख लो। एक है विल टू पार्टिसिपेट और दूसरा है एबल टू पार्टिसिपेट। और जब तक ये दोनों नहीं होगा आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, किसी हालत में नहीं मिलेगी। एक तरह से ये स्विच है। कोई साइंस में का बच्चा है, सांस नहीं ले रहे, कौन बवाल मोल ले, है ना? हाँ, तो बवाल काहे मोल रहे भाई, बोलने की क्या जरूरत है ना? तो अच्छी रणनीति होती है कि सांस ही न लें। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कभी, तो उसमें स्विच होते हैं। तो एक को कहते हैं एंड गेट, एक को कहते हैं आर गेट। नाम सुना है ना? तो जो एंड गेट होता है वो स्विच ऐसे होता है ना बेटा? और ये आपकी बैटरी, अब साइंस से नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्ब एक ही शर्त पे जलेगा, दोनों स्विच ऑन हो। ये दो स्विच है ना, सीरीज में लगे हुए हैं, ये और ये अगर ऑन नहीं हुए तो सर्किट पूरी नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। ये कौन सा गेट है? गेट माने दरवाजा समझते हैं बच्चे, नहीं, सर्किट को कहते हैं। ये एंड गेट है और एक तो होता है आर गेट, है ना भाई? तो एक स्विच यहां लगा है और एक स्विच यहां लगा है और यहां बल्ब, और इसमें कोई स्विच अगर ऑन हुआ तो बल्ब जल जाएगा। तो इसको हम लोग आर गेट कहते हैं। अभी जो मैंने बोला ना वो एंड गेट है। दोनों होना चाहिए, दोनों में एक भी अगर कम हुआ तो सफलता कोसों दूर हो जाएगी आपसे। तो इसमें क्या है बेटा, वो जरा समझिए कि कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की योग्यता। तो थोड़ा सा व्यवहार में बात कर लिया जाए। आईएएस बनने की इच्छा सबकी है, लेकिन आईएएस बनेंगे तभी योग्यता हो। ठीक है, हाँ, उल्टा भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों के अंदर योग्यता होती है, इच्छा नहीं होती। आप नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों से मेरा राफ्ता हुआ है जिनके अंदर पूरी क्षमता है, लेकिन उनकी कभी इच्छा नहीं हुई कि हम सिविल सर्विस में जाएं, तो कुछ और तरफ चले जाते हैं। तो ये करना पड़ेगा बेटा। तो योग्यता तो होना होगा, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और मुझे लगता है यहाँ आए हैं तो इच्छा है ना? तो इच्छा में तो कोई कमी है नहीं, लेकिन मुझे लगता है योग्यता पे बेटा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि अगर आपके अंदर योग्यता होगी राह मिल जाएगी। वो हम मिलेंगे, कोई और मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो रास्ता आपको मिलेगा। और योग्यता अगर नहीं है तो फिर मुझे लगता है बहुत बड़ी तकलीफ है। फिर आप दिल्ली जाइए, लंदन जाइए, कैम्ब्रिज जाइए, ऑक्सफोर्ड जाइए, इलाहाबाद जाइए, कहीं जाइए, ढाक के 3 बात है ना, वो देख ही रहे हैं व्यवहार में। चलो छोड़ो वो सब बकवास की बातें, लेकिन ये है बेटा कि कभी भी जो पढ़ो उसको करंट से रिलेट करके पढ़ो। और अब तो जीएस में टूट के पढ़ना है बेटा, है ना? पूरी ताकत से पढ़ना है, क्योंकि अब सारा दारोमदार जीएस पे ही है। पहले भी था, आपको समझ नहीं आता था। 4 पेपर जीएस का हो रहा है, 2 पेपर ऑप्शन का हो रहा है, भारी कौन है? जीएस ही भारी है। जिसका जीएस तैयार है उसको नौकरी उसके हाथ में है। तो जीएस को जितना मजबूत कर सकते हैं बेटा करें, है ना? इसके लिए आप बस अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, आंख कान खोले रहिए। जो भी घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं उसको लेकर सतर्क रहिए और निशाना कंपटीशन पे रहे कि ये जो घटना हो रही है इससे कंपटीशन में क्या उपयोगिता हो सकती है। ये डायमेंशन अगर आपका रहेगा बेटा तो आप सफल हो जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कंपटीशन है मुश्किल बेटा, इसमें कोई शक थोड़ा ही है, उतना नहीं है जितना आपको लोग बताते हैं। अगर ऐसा होता ना तो मेरे यहां से एक भी पीसेस नहीं होता, लेकिन मेरे यहां से भी पीसेस हो जाते हैं लोग। तो जाहिर सी बात है कि वहां तो इलाहाबाद में भैया जी 8 साल से झेल रहे हैं, दिल्ली में झेल रहे हैं, और यहां से लोकल बच्चे पढ़ के कैसे सफल हो जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ जा सकता है अगर स्ट्रेटेजी सही हो तो।
बिल्कुल बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खूब कस के पढ़िए। हाँ, एक चीज बेटा और समझिए कि अभी कुछ विषय अलग से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हर टॉपिक में आ रहे हैं। जैसे संविधान में सचिवालय टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है। बाय द वे मेरी क्षमता है, उस विषय को मैं पढ़ाता भी हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी का इलाका है, तो मेरी समझ है। तो देखते हैं अभी क्या समय की उपलब्धता होती है। तो मैं संविधान जब पढ़ा लूंगा तो किनारे पहुंच ही रहे हैं, तो हम अगर 1-2 दिन का मौका मिलेगा ना बेटा, तो आपको पूरे सचिवालय का डायग्राम समझा देंगे, उनके कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, और पूरे सचिवालय की जो हायरार्की है वो कैसी है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, अभी मैंने देखा यूपीएससी की परीक्षा में पूछा कि कैबिनेट सचिवालय का क्या कार्य है। अभी संविधान में कहाँ है? संविधान के सिलेबस में तो कहीं है ही नहीं है। प्रशासन में है, तो प्रशासन के सिलेबस में है, तो दे देते हैं भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। बस आपकी वहां नजर नहीं पड़ती, वहीं वो तबाह कर देते हैं आपको। तो सतर्क रहना बेटा, हम कोशिश करेंगे। हाँ, हमारी भी कुछ बाध्यताएं हैं बेटा, कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का पालन हमें भी करना होगा, क्योंकि हम बियॉन्ड नहीं न जाएंगे बेटा। जो हमें कहा जाएगा हम वही करेंगे ना। हमारा स्वविवेक होता तो हम अपने मन से करते, लेकिन मेरा स्वविवेक नहीं है। जो हमसे कहा जाएगा हम वो पढ़ाएंगे आप। बहरहाल कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? देखो तो सॉरी, अपीली अधिकारिता में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 प्रकार की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है। एक वैधानिक मामले में अपील हो सकती है, एक दीवानी मामले में अपील हो सकती है, एक फौजदारी मामले में अपील हो सकती है। तो फौजदारी मामले में कंडीशन क्या मैंने बताया? 2 कंडीशन तो ऐसी है जिसमें उच्च न्यायालय से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना होगा। तीसरी कंडीशन में अगर कुछ क्रिएट होता है तो फिर आपको सर्वोच्च न्यायालय से 134 का के अधीन प्रमाण लेना होगा। वो कहे कि वो कह देते हैं। ऐसा कोई मामला जो कॉम्प्लिकेटेड होता है या मृत्युदंड के किसी मामले में, वो आपको अनुमति दे देते हैं कि जाइए सर्वोच्च न्यायालय में, वहां से फाइनल कर लीजिए, और जरूरत हो तो राष्ट्रपति से भी गुहार कर लीजिए। अगर वो क्षमा कर दें तो कर दें। तो चूंकि मृत्युदंड बेटा बहुत बड़ा दंड है और इसमें देना ही चाहिए, वो देते भी हैं। क्लियर है बेटा? एक नोट बनाओ, एक नोट लिखिए। एक बात तो समझ में आ रही कि 134 का ये मूल संविधान में तो नहीं ही रहा होगा, क्योंकि मूल संविधान में अगर रहा होता तो क ख ग घ तो नहीं ही होता, पूरा नंबर हो जाता। इसका मतलब है इसको बीच में कहीं ड्रामा किया गया है, तो उसको जरूर लिखें। लिखें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 124 का स्थापित किया गया। ठीक है बेटा? तो ये भी क्लियर हो गया कि 134 ए या क कब आया। ये शुरू से नहीं था, ये रास्ते में पैदा हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। तो 134 का, तो इसमें कुछ लिखा गया होगा बेटा, कुछ प्रावधान बनाए गए होंगे, तो सुनिए फिर लिखिएगा। इसमें 2 प्रावधान बनाए गए। कहा गया कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति 2 स्थितियों में दे सकता है। पहला, स्वविवेक से, माने अपने बुद्धि से उसको लगे कि इनको अनुमति देना ठीक है या नहीं ठीक है, स्वविवेक से उच्च न्यायालय फैसला करेगा। और दूसरा कि अपील पर, यानी जिसका फैसला आया हो वो अगर सर्वोच्च न्यायालय से अपील करे, आग्रह करे, तो सर्वोच्च न्यायालय भी दे सकता है। तो 134 का की 2 स्थितियां हैं, या तो सर्वोच्च न्यायालय खुद के विवेक से अनुमति दे दे, या सर्वोच्च न्यायालय उस पार्टी के, उस पक्षकार के निवेदन पर ऐसा कर दे कि भाई आप जाके अपील कर सकते। तो उसी को लिख लो बेटा। लिखें, उच्च न्यायालय निम्न स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय से अपील की अनुमति दे सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय से अपील की अनुमति दे सकता है। ठीक है बेटा, तो दो स्थितियां हैं, दोनों को लिख लो। पहला, स्वविवेक से उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे सकता है। स्वविवेक से उच्च न्यायालय अपील की अनुमति ले सकता है। ठीक है। दूसरा, पक्षकार के निवेदन पर / आग्रह पर अपील की अनुमति दे सकता है। क्लियर है बेटा? तो माने कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय को अधिकार ज्यादा दे दिया गया कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, वो अपील की अनुमति दे सकता है। क्लियर है बेटा? तो अब यहां समझना क्या था, तथ्यात्मक तो नहीं समझना था। कल को पूछेगा कि आप ये सिद्ध करिए या टिप्पणी लिखिए कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर उच्च न्यायालय ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्या लिखोगे आप? समझ में तो आ ही रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वशक्तिमान है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टिप्पणी लिखने के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पे उच्च न्यायालय ने नियंत्रण स्थापित कर रखा है, टिप्पणी लिखिए, तो लिख देंगे यही सब। क्योंकि कोई भी अपील आप कर रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील जा रही है वो किधर से जा रही है? हाईकोर्ट की अनुमति। हाईकोर्ट अनुमति नहीं देगा तो जाहिर सी बात आपको वो न्याय ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों पे नियंत्रण कर ले रहे हैं ना। मैंने एक उदाहरण बताया था ना कि डीएम साहब के ऑफिस के बाहर एक चपरासी बैठा, और जब वो अनुमति देगा तब आप डीएम साहब से मिलने जाओगे। समझ पा रहे हो? तो आपको नहीं लगता कि वो डीएम और आपके बीच में तो खुद ही एक दीवार बन के खड़ा है, वो आपको जाने ही नहीं देगा, आपका अधिकार प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके अधिकारों को नियंत्रित तो कर ही रहा है, डीएम की शक्तियों को नियंत्रित कर रहा है। एक नीडी आदमी है जिससे डीएम से मिलना बहुत जरूरी है, डीएम साहब तुरंत उसकी मदद कर देते, लेकिन ये नालायक जाने ही नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डीएम की शक्तियों पे अप्रत्यक्ष रूप से उसने नियंत्रण बना लिया। वैसा ही मामला है ना? बोल नहीं रहे? जाने बड़े हैं, सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, लेकिन बड़ा छोटा तो तब होगा जब जाने देंगे, तब ना, तो जाने ही नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है व्यवहार में कि उच्च न्यायालय बेईमानी करता है या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को नियंत्रित करता है, लेकिन एक स्पेस तो दिख रहा है ना बेटा, आपको जगह तो दिख रही है ना। तो इससे बचने का एक उपाय है जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और कहते हैं ना, वरिष्ठ अधिकारी के पास ब्रह्मास्त्र होना ही चाहिए। डीएम साहब के पास अधिकार होना चाहिए कि अपने चपरासी से बोले कि कल कोई भी आएगा तो रोकोगे नहीं, सारे लोग हमसे मिलेंगे, तब ना शक्ति है। वो कहे कि हम कहेंगे तभी मिलेंगे, तब तो फिर मुश्किल हो गई है ना बेटा। तो लिख लें, विशेष अपीली अधिकारिता, हेडिंग बनाओ बेटा, विशेष अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 136, विशेष क्या बेटा? अपीली अधिकारिता, आर्टिकल 136। हाँ, लिखे, सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारत के किसी भी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध स्वयं अपील की अनुमति दे सकता है। स्वयं अपील की अनुमति दे सकता है। क्लियर बेटा? तो अब तो समझ में आ रहा है कि 136 ही अपीली अधिकारिता में सर्वशक्तिमान बना देता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि किसी से नहीं पूछना, हम फैसला करेंगे। तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या हो गया बेटा? सर्वशक्तिमान हुआ।
जिसको चाहेगा अपील की अनुमति देगा। एक नोट लिख लो, इस तरह के कमेंट ज्यादा जरूरी हैं बेटा। हाँ लिखें, अनुच्छेद 136 अपीलीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सर्वशक्तिमान बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वशक्तिमान बनाता है। किसी भी न्यायालय के केस को अपने यहां मंगा लेगा। हाईकोर्ट तक जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं है उसके लिए। क्लियर है बेटा? अब जाके न्यायालय उस हनक से हुआ जिस हनक के रूप में आप सर्वोच्च न्यायालय को समझते हैं, है ना बेटा? ये ताकत दे देता है। क्लियर है? बाकी इसमें एक प्रतिबंध है, अपवाद एक है बेटा। तो अपवाद चीज आपको जानना जरूरी है। 136 का एक अपवाद है कि सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं दे सकते। हर न्यायालय, हर न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय किसी भी हालत में अपील की अनुमति नहीं दे सकता। लिख लें। परंतु सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल, वो जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा रहे थे तब भी नाम लिया था मैंने। हाँ, सेना न्यायालय ब्रैकेट में अगर लिखना चाहे तो कोर्ट मार्शल। सेना न्यायालय को इसी नाम से जाना जाता है के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील की अनुमति नहीं दे सकता। अपील की अनुमति नहीं दे सकता। क्लियर है बेटा? एक दिन मैंने आपसे चर्चा किया था बेटा कि सेनाएं जहां डिप्लॉयड होती हैं, आंतरिक क्षेत्रों में जहां लगाई जाती हैं, वहां एक अधिनियम लागू होता है, अफस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो अभी नॉर्थ ईस्ट के किसी प्रदेश से हटाया गया? ज्यादातर तो नॉर्थ ईस्ट में ही लगा हुआ, उत्तर पूर्वी भारत में। तो अभी कहीं से हटाया गया? हमारे गृह मंत्री ने शायद घोषणा भी कुछ किया था अभी हाल में, 4-6 दिन पहले। तो कहां? नागालैंड में? नहीं, हम श्योर नहीं है, आपसे पूछ रहे। हम भी श्योर नहीं है, तो माइनस मार्किंग में कहीं नप न जाए हम लोग। नहीं, अब हम श्योर हो गए भैया। माइनस मार्किंग के नाम पे नागालैंड से हटाया गया। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे हम उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से हटा देंगे, क्योंकि वहां एक पुरानी मांग है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यहां से हटाया जाए। चलो, तो एक चीज याद आ गया, वो भी आपसे पूछ रहे। हेड हंटिंग का नाम सुना है? हेड माने तो समझ ही रहे हैं, हेड माने पैर, अच्छा सिर, वेरी गुड। हंटिंग माने शिकार करना, इसको हिंदी में कहते हैं मुंड आखेट। ये परंपरा कहां प्रचलित थी? आर्मी में, जो मिले उसका सर काट लो। अरे पाकिस्तान की सेना है क्या हम लोग? नहीं नहीं, ये नागा जनजाति का एक रिचुअल है। जो नागा जनजाति है उनका एक ट्रेडिशन है, उनकी एक परंपरा है, जिसको हेड हंटिंग कहते हैं। अभी उसको सरकार ने रोक लगा दिया है, ऐसा नहीं कर सकते। नागा एक वॉरियर जाति है, एक योद्धा जाति मानी जाती है। तो इनके यहां एक परंपरा रही है कि अपने दुश्मन का सर काट लें, एकदम अलग कर दें, और उसको छोड़े नहीं, उसको लेके आए, है ना। और जब वो उसका स्कल बन जाए, खोपड़ी हड्डी का ढांचा रह जाए, तो उसको गले में पहने। तो नागा जो संस्कार होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसमें यही देखा जाता है कि किसके गले में ज्यादा खोपड़ी है। तो जिसके गले में वो खोपड़ी ज्यादा होगी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी। और जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा योद्धा होगा, भाई तभी ना इतने लोगों का सर काटा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, आदिवासी कल्चर में हेड हंटिंग।
ये नागा जनजाति की परंपरा रही है। अभी सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन आज भी नागालैंड में जाओगे ना तो हर घर के बाहर एक खोपड़ी आपको जरूर दिखेगी। अब वो किसकी है कहना बड़ा मुश्किल है ठीक है। और अभी भी वो विरासत उनके घरों में रखी हुई है पुराने समय की, तो वो जरूर गले में पहन लेते हैं, 3-4 ठो लटका लेते हैं। यही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है। चलो एक ये भी ज्ञान मिल गया, लगे हाथ आगे बढ़े। अरे भैया आज की डेट में ऐसा करोगे 302 के अभियुक्त होंगे, टांग दिए जाएंगे फांसी पर। वो उनकी परंपरा रही है, अब थोड़ी है। अब उसको अब ऐसे किसी का सर काट लेंगे आप। लेकिन चूंकि उनके वो वॉरियर थे, उन लोगों की आदिवासी कल्चर में परंपरा रही है। अब तो अवैध घोषित है, मानव बलि वैध है। मध्य प्रदेश की एक जाति है खोंड जनजाति है, वो इसीलिए कुख्यात है मानव बलि देने के लिए। वहां एक मंदिर है, ज्वाला देवी का मंदिर है ना, और उनकी कुल देवी है वो खोणों की। और वहां हर हाल में साल भर में कोशिश करते हैं कि मानव बलि दे ही दी जाए। तो मध्य प्रदेश में घूमने उनमें जाइए थोड़ा सोच समझ के गायब हो जाएंगे तो मालूम चला तैयारी है आपकी ज्वाला देवी के मंदिर में, है ना। नहीं तो अभी तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया भाई जी बेटा चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े बेटा। नहीं देखो, पढ़े लिखे लोगों को चीजें समझाई जा सकती है, कानून बताया जा सकता है। जो कानून का मतलब ही नहीं समझते उन्हें कानून आप क्या बताएंगे। अंडमान में एक द्वीप है सेंटलीज, वहां की जनजाति सेंटलीज कहलाती है, ठीक है। बस वहां जाके देखिए, तुरंत मार गिराएंगे। और आप उनको बताएंगे देखिए आईपीसी है और उसमें धारा 302 है, तो समझाइएगा, समझ लेंगे, वहीं का वहीं मार गिराएंगे। इसीलिए वो पूरा सेंटलीज प्रतिबंधित है। एक अमेरिकी पत्रकार गया था सर। हाँ, मना करने पे नहीं माने। वो एक्चुअल में वहां पर्यटन वगैरह बड़ा विकसित हो गया है। अब ये बोट वाले को पैसा वैसा दे के कन्विंस कर लिए कि भाई ले चलो, तो उसने कहा नहीं जाएंगे। कहे कि नहीं जाना नहीं, थोड़ा दूर रहना, पानी में ही रहना, माने ज्यादा तट पे हम जाएंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, तो समुद्र से तो देख ही लेंगे, थोड़ा करीब ले चलो और करीब ले चलो। और सेंटलीज उधर निशाना साधे हुए थे कि रेंज में कब आ रहे हो। और जैसे रेंज में दिखे दनादन तीर निकलने लगे, खेल खत्म। और कहा जाता है ना कि AK-47 से बच जाएंगे, उनके तीरों से नहीं बचेंगे आप, है ना भैया जी। तो 302 अरे कुछ नहीं, सरकार ने कहा जब मना किया था तो काहे गया भाई, वो इलाका छोड़ दो, उनके लिए है। तो कानून आप उनको समझाएंगे ना जो कानून जानते हैं या कानून का पालन करना चाहते हैं, वो अपनी परंपरा को प्रमुख रखते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई साक्ष्य तो नहीं मिलता है इधर, लेकिन वो हैं बड़े डेंजरस लोग। घूमने उमने गए तो आपको बैठा लेंगे, बैठिए, थोड़ा बातचीत करते हैं, फिर मालूम चला कि अब आपको जाने ही नहीं देंगे। और ऐसे जुटाते हैं 15, 20, 25, 50 लोगों को। एक से काम थोड़ी चलता है ना। देवी है ना, तो जितना ही होगा उतना ही खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। चलिए छोड़िए, आगे बढ़े बेटा। परामर्शदायी अधिकारिता। हेडिंग बनाइए क्या बेटा, परामर्शदायी अधिकारिता। हाँ, तो थोड़ा सा अब जैसे सरसरी नजर में तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, आप भी पढ़े हैं, कई बार हमने चर्चा किया है। राष्ट्रपति पे जब चर्चा हो रही थी तब भी हमने बात किया था। लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक आ गया है तो थोड़ा विशेष ढंग से बात करनी होगी। अनुच्छेद 43, 143 1 और 143 2, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो पहले सुन लीजिए बेटा, उसके बाद लिखिएगा। किसी संवैधानिक विषय पर, यानी जो मामला संवैधानिक हो, तथ्यात्मक हो, उस विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राय दे भी सकता है। तो जहां जहां सकना शब्द प्रयोग हो रहा है उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैडेंट्री किसी और नहीं है।
लेकिन 143(2) में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ होने की पूर्व की विधियां, यानी जो करार हुए हैं, जो संविदा हुई है 1947 से 1950 के बीच में, देसी रियासतों से, फलाने से, ढिमाके से बहुत एग्रीमेंट हुए। इस विषय में अगर कोई विवाद होता है तो 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से राय ली जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय को राय देना ही पड़ेगा। यह राय देना बाध्यकारी होगा। लेकिन यह राय कौन सी होगी बेटा? संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व की जो संधियां हैं, जो करार है, इसमें अगर कुछ विवाद हो जाता है कि ये सही है, ये गलत है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेंगे और ऐसे परामर्श को सर्वोच्च न्यायालय को देना बाध्यकारी है, किंतु राष्ट्रपति का मानना बाध्यकारी नहीं है। तो थोड़ा सा अंतर है ना बेटा? लीजिए 143(1) लिखें, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे संवैधानिक गतिरोध हो जाए, क्या हो जाए बेटा? संवैधानिक गतिरोध हो जाए, अर्थात संवैधानिक विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से क्या बेटा? परामर्श मांग सकते हैं, ले सकते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। तो इसमें दोनों तरफ एक्सेप्शन है बेटा, बायलैटरल है तो लिख लें, स्पष्ट हो जाए। यदि राष्ट्रपति ऐसे विषय पर परामर्श मांगते हैं तो, यदि राष्ट्रपति ऐसे विषय पर परामर्श मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। माने दोनों तरफ उन्मुक्ति है। ठीक है बेटा? देखो एक जल्दबाजी में, चलो अभी नोट बना के लिखाते हैं। क्लियर है बेटा? बाध्य नहीं है। हो गया बेटा? आगे 143(2) 1432 सब क्लास 2 लिखें, संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व। संविधान कब प्रारंभ हुआ ये आपको पता है। संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व, वेरी गुड। किसी प्रकार की संधि व समझौते में यदि विवाद हो तो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से क्या बेटा? परामर्श ले सकते हैं। ठीक है? ऐसे परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।
ऐसे परामर्श को देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या है बेटा, बाध्यकारी है। बाध्यकारी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पढ़ते समय नजर में आए। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पे सलाह देनी ही होगी। ठीक है, लिखे, परंतु राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो, संविधान को बहुत बेटा खूबसूरती से लिखा गया, बहुत अच्छे से बनाया गया। कल को कोई विवाद हो, कल को कोई समस्या हो, कोई गतिरोध हो, तो उसका समाधान किताब में ही मिल जाए। हम लोगों ने इतने अनुच्छेद वगैरह बनाए हैं, सारे संस्थान बनाए हैं। जैसे आप देखते हैं इस देश में कुछ संवैधानिक आयोग हैं, माने ऐसे आयोग हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। और आयोगों के बारे में कहा जाता है कि ये स्वायत्तता के दीप होते हैं, शीर्ष विहीन होते हैं, ये अपने आप में ही स्वायत्त होते हैं, इनका कोई अंतरी मंत्री नहीं होता। जैसे वित्त आयोग का कोई मंत्री है, इसका संघ लोक सेवा आयोग किसी मंत्रालय के अधीन है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ढेर सारे संवैधानिक जो आयोग है ना बेटा, वो स्वायत्तता के द्वीप हैं। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है, स्वायत्त है। तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक दिन आपसे मैंने चर्चा किया था कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग बनाया गया, कहा गया कि भाई आप चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कराइएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो सभी कार्यपालक शक्तियां ले लेता है चुनाव आयोग। अब वो कार्यपालिका का मुखिया जैसा व्यवहार करने लगता है। कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, इस तरह का कोई कार्य बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं होता है। वो शक्ति उसके हाथ में चली जाती है। तो एक तरफ वो भी लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। देखो, एक बात बताएं आपको, मैं तो इतने समय में बहुत कुछ सीख लिया, जान लिया। पहले लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा आयोग लेता था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा खुद ही वो लिया करता था। तो मेरा एक बार आयोग में जाना हुआ, मिलना हुआ, उसमें सिन्हा साहब थे, सचिव थे आयोग के। वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, अध्यक्ष का तो अलग काम है, लेकिन जो सचिव होता है वो आईएएस होता है और उसका प्रशासनिक काम वो देखता है। तो सारा काम मान के चलो वही करता है। तो एक विषय को इंट्रोड्यूस कराना था, शामिल कराना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वैकेंसी आ गई थी, उसमें लोक प्रशासन शामिल नहीं था। तो ये हुआ कि भाई वो बच्चा जो पीसीएस लोक प्रशासन से दे रहा है वो कैसे परीक्षा देगा। तो बच्चे क्या करें, उनकी मजबूरी है। जिनका लोक प्रशासन था वो बदल बदल के कोई और विषय ले रहे थे, क्या करें। तो उसी संदर्भ में हम लोग मिले। उस समय हमारे मित्र थे जो राज्य मंत्री रहे, उपेंद्र तिवारी जी उस समय छात्र नेता थे, तो वो भी साथ में थे हम लोग के। सब लोग गए, बात किए। तो आयोग ने बताया कि शासन को भेजेंगे और शासन से अनुमति आएगी और फलाना होगा, सिलेबस निर्धारित होगा। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। विज्ञापन तो आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और सब हो गया, सारे फैसले आयोग खुद करता है। अभी मैं सुन रहा था, अभी अखबारों में कहीं पढ़ रहा था कि ऑप्शन विषय को हटाने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। ये शासन से अनुमति क्यों मांगेंगे, खुद फैसला करेंगे। ये कोई आसन शासन से अनुमति थोड़ी लेनी है। परीक्षाएं कैसे होंगी, प्री होगा, मेंस होगा, ऑप्शन होगा, नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, ये सारा फैसला आयोग का होता है। ये सारा डिसीजन आयोग का होता है। और आयोग का फैसला है, ये खाली पैतरेबाजी है। वो तो फैसला आके रहेगा, देखेंगे आप। कोई शासन फासन से कोई, तो ये क्या है बेटा, ये ऑटोनॉमस निकाय 315 में उल्लेखित किया गया है ना बेटा। हमारे यहाँ 3 प्रकार के आयोग हो सकते हैं। कभी आपने पढ़ा होगा तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, सबका उल्लेख उसी में किया गया है। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में कुछ बेसिक डिफरेंस है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
क्लियर है बेटा? तो इनको एक काम सौंपा गया कि परीक्षाएं कैसे होंगी, उसका मापदंड क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, पेपर कैटो होंगे, प्री होगा, मेंस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ये फैसला शासन थोड़ा ही करता है, ये फैसला आयोग करता है कि परीक्षाएं कैसे सुरक्षित। हाँ, शासन की मंशा को ध्यान में रखा जाता है, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कभी ना कभी गतिरोध तो हो सकता है ना, और हो गया गतिरोध। चुनाव आयोग और सरकार के बीच में गतिरोध हो गया गुजरात के चुनाव को लेकर। एक दिन मैंने बताया था, गोधरा कांड के बाद वो घटना हो गई। चुनाव का समय हो गया था, सरकार ने कहा कि भाई अब चुनाव कराइए, वक्त हो गया है, नहीं तो 6 महीने से अधिक अंतराल हो जाएगा, संवैधानिक गतिरोध है। आयोग ने कहा कि नहीं कराएंगे, तो हो गया गतिरोध। तो अब ऐसे संवैधानिक गतिरोध तो हो सकते हैं ना इस देश में कि दो संवैधानिक संस्थाएं आमने सामने खड़ी हो जाएं, किसको माना जाए? तो अब जाहिर सी बात है, इस विषय पर अगर एक को माने तो एक की बेइज्जती हुई, इस संविधान को उल्लंघन हो गया। तो ऐसे विषय पर फिर कौन राय देगा? वही देंगे जो सर्वे सर्वा है, वही बताएं कि ये सही है, ये गलत है। अगर वो कह दिए तो फिर सही गलत करने वाला कौन पैदा है हिंदुस्तान में? तो सर्वोच्च न्यायालय बता देता है कि आप सही हो, तो हम कर देंगे। अब मुकदमा करोगे ना तो फिर कहेगा ये सही है, तो खतरा खत्म हो जाता है बेटा। चलें, एक अनुच्छेद बेटा छूट गया है, उसको भी लिख लें, बहुत जरूरी है। 137, हाँ 137 जरूरी है बेटा। पुनर्विचार, पुनर्विचार। तो ये क्या है बेटा, जरा इसको समझ लें, फिर लिखिएगा, लिखने की जल्दबाजी मत करिए, सब लिखा हुआ है, कोई हम आविष्कार नहीं कर रहे हैं। पहले सुन लो। जैसे मैंने कहा था कि न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय की फिर से विवेचना कर सकता है, बदल भी सकता है, परिवर्तित भी कर सकता है। तो 137 में इसकी अनुमति दी गई है कि न्यायालय अपने दिए गए निर्णय पे फिर से विचार कर सकता है, लेकिन आपको न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि सर इस पे विचार करने की जगह है। कोई नया तथ्य छूट गया हो, कोई फैक्ट छूट गया हो, कोई इस तरह की चीज छूट गई हो, वो न्यायालय के समक्ष आपको दिखाना होगा और बताना होगा कि सर आपने ये चीज पे नजर नहीं रखा, ये आपके सामने नहीं प्रस्तुत की गई, अब इसको भी देख के फिर से फैसला कर दीजिए। इसी का प्रावधान है बेटा। लिखें, संसद द्वारा बनाई गई विधियों के, संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन करते हुए, संसद द्वारा बनाई गई विधियों का क्या बेटा, अनुपालन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में फिर से या पुनः पुनर्विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में पुनः यानी दोबारा पुनर्विचार कर सकता है तथा उसमें संशोधन भी कर सकता है। उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकता है। क्लियर है बेटा? तो ये जरूरी था थोड़ा जानना। आगे एक महत्वपूर्ण है, उसको जरूर लिखें, आर्टिकल 145। अरे है बहुत बेटा, सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत रास्ते हैं बेटा, और सबसे बड़ा रास्ता तो यही है आपका 132 भी मामला दे देता है कि यहां भी संवैधानिक कुछ मामला बन रहा है। 133 भी मामला बन रहा है कि लोकहित का दीवानीवाद है। तो जो महत्वपूर्ण है बेटा वही बहुत चर्चा करनी है। आगे लिखो 145। तो क्या है बेटा, लिखें, सर्वोच्च न्यायालय अपने यहां प्रक्रिया आदि के लिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने यहां प्रक्रिया आदि के लिए नियम बना सकता है।
मतलब यह है ना बेटा कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई कैसे होगी। इस सर्वोच्च न्यायालय में जो किसी केस की पिटीशन होती, जैसे आपने बताया ना उस दिन कि मेंशन करना होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय 145 के अधीन नियम बना देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपको आना होगा तो इस प्रक्रिया से आना होगा। लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेता है, राष्ट्रपति से अनुमति ले लेता है कि सर हमारे यहां कार्रवाई का प्रोसीजर यह होगा। लिख लें, ऐसा वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करता है। ऐसा वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति यानी अनुमति लेकर करता है कि हम अपने यहां कार्रवाइयों के लिए नियम बना रहे हैं, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी। क्लियर है बेटा? तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी काम होता है बेटा तो उसकी प्रक्रिया होती होगी ना, कि पहले वहां फाइल करिए, फिर उसे वेरीफाई कराइए, फिर आपका नंबर लगेगा, फिर हियरिंग होगी। ये प्रक्रिया जो बनाया ये सर्वोच्च न्यायालय खुद बनाता है। 145 में इसको अनुमति दी गई है। क्लियर है बेटा? एक और महत्वपूर्ण बात कि एक बड़ा शब्द लॉन्च है ना बेटा कि जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये क्या मामला है, तो थोड़ा सा इस पे अब वक्त है बेटा, बात करना बहुत जरूरी है। यही सब महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। न्यायालय ये कहता है, न्यायालय की ये वर्डिंग है कि आप न्याय मांगने आएंगे तो न्याय देंगे, यानी आपकी लायबिलिटी है कि अगर आपको न्याय पाना है तो न्यायालय के समक्ष जाइए, न्याय मांगिए। तो कभी कभी यह अन्याय हो जाता है क्योंकि बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो न्यायालय के समक्ष जा ही नहीं पाते या जाने में सक्षम ही नहीं है, आर्थिक रूप से भी और अन्य कारणों से वो न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते। तो इसका क्या मतलब है कि जाने अनजाने अन्याय तो हो रहा है, तो आखिर उनको कैसे न्याय दिया जाए? जी बेटा, तीसरा न्याय के लिए कोर्ट जा सकता है। हाँ, तो ऐसा था नहीं, वही तो बात कर रहे हैं, वही तो करने जा रहे हैं, है ना। तीसरा भी जाए, चौथा भी जाए, पांचवा भी जाए, कोई जाए, है ना। तो ये कैसे हुआ बेटा वो जरा समझना। एक शब्द आजकल सुनते हैं आप लोग, श्यूमाटो, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयं संज्ञान लेना। तो आजकल न्यायालय ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर दी जिसको हम लोग कहते हैं स्वयं संज्ञान ले लेना, यानी न्यायालय के पास जाएंगे भी नहीं तो भी न्यायालय संज्ञान ले लेता है। और इसी की वजह से अब हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया है। जहां न्यायालय को दखल नहीं भी करना चाहिए न्यायालय वहां भी दखल कर दे रहा है। किस आधार पे? श्यूमाटो के आधार पे, स्वयं संज्ञान ले ले रहे हैं। तो ये सब कैसे हो गया बेटा, वो थोड़ा समझना है। 80 के दशक के बाद हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश हुए PN भागवती साहब, तो सब उन्हीं की सोच थी। तो न्यायाधीश बड़े विद्वान लोग होते हैं बेटा, तो सोचते रहते हैं कि आखिर इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि जनमानस को न्याय मिले। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन अवधारणा है, भारत में तो है नहीं कि संविधान में लिखा नहीं था। 145 में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने यहां कार्रवाइयों के लिए नियम बना सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बना लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई न्यूज, कोई समाचार, कोई घटना अगर हमारे नजर में आएगी तो हम उसी को मान लेंगे कि हमसे अपील की गई। तो अब एक चीज बताइए, अखबार में कोई न्यूज छपी है तो कोई तीसरा ही तो होगा कि जिसके साथ घटना हुई वही अखबार छापता है जाके। तो इसीलिए अब इसका उपयोग करते हैं ढेर सारे NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ये उसी का बहाना लेके न्यायालय में पहुंचते रहते हैं। और उनकी ज्यादा मंशा न्याय दिलाना नहीं होती, ज्यादा मंशा अपनी प्रसिद्धि पाना होती है कि जब हम ऐसा करेंगे तो अखबारों में, मीडिया में, यहां वहां सब हमारी चर्चाएं होंगी और न्यायालय समझ गया। ये जो NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनहित याचिकाएं जो दायर कर रहे हैं ताबड़तोड़, इनका उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना कम, अपनी प्रसिद्धि पाना ज्यादा है। तो न्यायालय ने कहा थोड़ा सोच समझ के आना, और नहीं तो अब दंडित भी करेंगे, ठीक है, कि न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बेटा 2 लाइन जरूर लिख लें, नोट बना लें, नोट बना के लिखें। पूर्व मुख्य न्यायाधीश
पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने, और इनके बारे में आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी न्यायाधीश रहे हैं। पीएन भगवती साहब अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना बेटा, वहां भी जज रहे हैं। अच्छा, वहां पे जजों का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है। फिर से जज बनाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए जाके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनाया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। तो पीएन भगवती साहब की ख्याति है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश भी रहे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश भी रहे। क्लियर है बेटा? चलें आगे बढ़ें। हाँ, इसके प्रारंभ क्या लिखा बेटा? पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती ने इसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में प्रारंभ किया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में प्रारंभ किया। जनहित याचिकाएं विशुद्ध रूप से यूएसए की अवधारणा है। उनका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य अलग है बेटा, हम लोगों का अलग है। तो उनके संविधान में तो है ये सब। विशुद्ध रूप से जनहित याचिकाएं यूएसए की अवधारणा है, अमेरिका की अवधारणा है। ठीक है बेटा, बाकी छोटा मोटा और भी है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा, सब पे चर्चा प्रासंगिक नहीं है। तो ये आपका भाग 5 आज जाके पूरा हुआ है ना बेटा। तो हमने विधायिका पे भी बात किया, हमने कार्यपालिका पे भी बात किया और हमने न्यायपालिका पर भी बात किया। हो गया ना बेटा? अब हेडिंग बनाइए, पेज वेज बदल दीजिए बेटा, नया पेज लीजिए। भाग 6, भाग 6। तो आज थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं बेटा, चर्चा कर देते हैं, है ना। भाग 6 कहां से कहां तक है बेटा? अच्छा, वो वाला कहां तक था? 52 से 151 तक तो था ही। तो जाहिर सी बात है कि अब 152 से मामला शुरू होगा। 152 से 237 तक देखें ब्रैकेट में। 152 से कहां तक बेटा? 237 तक। क्लियर है? तो भाग 6 में किसकी चर्चा की गई होगी? संघात्मक व्यवस्था में 2 सरकारें बनाते हैं हम लोग, 2 व्यवस्था बनाते हैं। एक किसका बेटा? केंद्र का, और एक क्या बेटा? राज्य का। और मैंने आपको बोला था कि अगर 2 सरकारें हैं तो 3 कंपोजिशन जरूर होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक यही बताया गया है कि केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका कैसी होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, स्वरूप क्या होंगे, शक्तियां क्या होंगी, सीमाएं क्या होंगी। ये सब बड़े डिटेल में बता दिया गया। क्योंकि हम लोग जो स्वरूप धारण किए हैं थोड़ा सा संघात्मक जैसा है, पूर्ण संघात्मक तो है ही नहीं है। तो राज्य भी हमारे यहां होंगे। तो राज्य अगर है तो राज्यों को भी ऑटोनॉमी देनी होगी, राज्यों को स्वतंत्रता देनी होगी। तो राज्यों के पास भी अपनी सरकार होगी। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया कहां बेटा? भाग 6 में। कहां से कहां तक बेटा? 152 से अनुच्छेद 237 तक। तो इसमें क्या बात हुई होगी? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका, उनके अधिकार, स्वरूप, क्षेत्र, सीमाएं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सबकी विस्तार से चर्चा की गई होगी। अब इसमें समझना क्या है बेटा, उस पर थोड़ा फोकस करिए। जितनी भी संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं उनकी 2-2 किताब होती है। यानी संविधान 2-2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसको संघ अपने लिए बनाता है, और वो अधिकार जो संघ के अधीन नहीं आते वो राज्यों को दिया जाता है।
आप क्या भी सूचियां बनी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो जाहिर सी बात है कि जो अधिकार राज्यों को है, जरा समझिए बेटा हम कह क्या रहे हैं, वो अधिकार राज्यों को दे दिए जाते हैं और राज्यों को दे के आप टेंशन में अब मत रहिए। जो अधिकार आपका है उस पे आप कानून का निर्माण कर लो और जो अधिकार राज्यों का है उससे आप थोड़ा दूर हो जाइए। वो अधिकार राज्यों को दे दीजिए और राज्यों का जैसा मन करेगा वैसा संविधान बनाएंगे उस विषयों पर, और कोई राज्य दूसरे राज्य का मुंह देख के नहीं बनाएगा या फोन करके पूछेगा क्या बना रहे हो भाई थोड़ा बताओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर राज्य अपना पृथक पृथक संविधान बनाता है और बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे राज्य से मिलता जुलता हो। अपने अधिकार क्षेत्र में जो राज्य सूची का विषय है उस विषय पर, जैसे अमेरिका में हर राज्यों का संविधान अलग अलग है। राज्य सूची का जो विषय है वो विषय राज्यों को दे दिया गया और कहा गया इन विषयों पे कैसे शासन करोगे आप, क्या आपकी व्यवस्था होगी, ये फैसला आप करो। ये संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप होता है। हमारे यहां जम्मू कश्मीर ही था एक अपवाद, जिसको कहा गया था कि आप भाग 6 से नहीं गवर्न होंगे, आप अपना संविधान खुद बना लीजिएगा। भाग 6 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। अनुच्छेद 152 में पहली ही लाइन लिखी हुई है कि यहां राज्य का अभिप्राय वह है जो हमारे संविधान के अनुसूची 1 में है, परंतु जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा? ना 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 ना, जम्मू कश्मीर ने स्वयं का अपना संविधान बनाया और उसको जो जो मन किया वो बनाया। हाँ, केंद्र के संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए तो बनाया उसने, दोहरी नागरिकता फलाना ढमाका सब बनाया। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा वो समझे। हमने भी कहा कि राज्य का संविधान अलग होगा, हमने भी कहा कि आपका अधिकार अलग होगा, लेकिन हम हर राज्य के लिए कॉमन फॉर्मेट बनाएंगे और उसी फॉर्मेट में हर राज्य शासित होगा। तो इसीलिए हमारे यहां संभव हो पाया कि उसी किताब में लिखा जा पाया, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग संविधान होता तो खाली भाग 6 से काम चल पाता। तो हमने कहा यहां राज्य का संविधान तो अलग होगा लेकिन एक जैसा होगा सबका, और एक जैसा होगा वो फैसला भी हम ही कर रहे हैं और हमने भाग 6 में बता दिया। हमने राज्यों को सुंदरता नहीं दी कि आप बताएं कि आपका संविधान कैसा होगा। तो एक तो संघात्मक व्यवस्था की यही प्रतिकूल हो गया। संघात्मक व्यवस्था में जो अधिकार आपने हमको दिया है उसे फैसला हमें करने दीजिए ना। अधिकार आपने हमको दिया है और पहले से फैसला करके दिया है कि आप यही करेंगे। तो भाग 6 राज्यों का तो जरूर है बेटा, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नहीं है। भाग 6 में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं वो भारत के हर राज्य पर एक समान रूप से लागू होंगे। कोई राज्य पृथक से अपनी व्यवस्था नहीं बना सकता, जो जम्मू कश्मीर बनाया था, जो अपवाद हमको दिखता था, और खैर उसको भी अब हम लोगों ने ठीक ही कर दिया। तो थोड़ा सा शुरुआत करें बेटा, शुरुआत कर दिया जाए, है ना। लिखें, संघात्मक व्यवस्थाओं में संघ व राज्य के संविधान, संघात्मक व्यवस्थाओं में संघ व राज्य के संविधान पृथक पृथक होते हैं। हमारे संविधान में भी राज्यों को पृथक संविधान दिया गया। हम जो बोल रहे हैं बेटा वो समझना है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। मैंने ये कहा कि जो सुन लो फिर से, फिर लिखना, लिखने के ही पीछे पड़े रहते हो, खाली किताब खोल के बैठे हैं, किताब उताब घर पे पड़ी है, अभी सुनिए जो कह रहे हैं। हमने जो बोला वो ये बोला कि संघात क्या हम कह रहे हैं और क्या आप समझ पा रहे हो, इसमें दूरी नहीं होनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं वही समझना होगा। हम ये कह रहे हैं कि संघात्मक व्यवस्थाओं में संघ और राज्य का संविधान अलग अलग होता है। विषयों को बांट लिया जाता है कि संघ सूची का विषय, ये राज्य सूची का विषय, ये समवर्ती सूची का विषय। अब संघ सूची का विषय है वो संघ के नियंत्रण में होगा, संघ उसके लिए अपना संवैधानिक प्रावधान बनाएगा। अब जो विषय आपने राज्य सूची में दे दिया
उस विषय पे भी कूद फांद करोगे? उस विषय को राज्य को दे दीजिए, चुप बैठिए, राज्य उन विषयों पे जो करना चाहे उसको करने दीजिए, तब न राज्य की सुंदरता है। विषय राज्य को दे भी दिया और कह दिया हम जो कहेंगे वही होगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते। कर का मतलब संविधान संशोधन नहीं कर सकते, हम जो लिख के दे दिए हैं आपको वही करना होगा। ये तो हाथ पर बांध देने वाली हालत है ना, कि हम जो प्रावधान बनाए हैं हम आपको सुंदरता दे रहे हैं, लेकिन ऐसी सुंदरता दे रहे हैं जो हाथ पर बांध के दे रहे हैं। ये ना हुआ। राज्य अपने संविधान में कोई फेरबदल नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? भाग 6 में राज्य संशोधन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये बड़ा भारी गतिरोध है बेटा हमारे संविधान में, और इतना पचड़ा लगा रहता है इसमें कि पूछो मत। इसीलिए भाग 6 और अनुच्छेद 153 ये हमेशा तलवार खींची रहती है केंद्र और राज्य के बीच में। तो केंद्र राज्य संबंधों में सबसे बड़ा बाधक भाग 6 बनता है कि आखिर केंद्र राज्य का संबंध बिगड़ता क्यों है? वहां तो बिल्कुल नहीं बिगड़ता जहां केंद्र और राज्य की एक ही सरकार होती है। बड़ा भाईचारा वाला स्थिति, बड़ा माधुर्य बना रहता है। लेकिन उन राज्यों में तो संबंध बिगड़ ही जाता है जहां केंद्र की पार्टी अलग हो, राज्य की पार्टी अलग हो, और बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका साहब की रहती है ना? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई छुपाने की बात थोड़ा ही है, राज्यपाल की है। और जब से हमारा संविधान बना है तब से लेके आज तक ये गतिरोध बना ही है, ये गतिरोध दूर हुआ ही नहीं। लेकिन इस गतिरोध को तोड़ने के लिए समय समय पे हम लोगों ने प्रयास किया, और इसके लिए हम लोगों ने आयोग बनाया समय समय पे। जरा बताइए केंद्र और राज्य का संबंध कैसे मधुर हो जाए, कैसे बढ़िया हो जाए। तो बताया, सारे आयोग ने बताया कि एक ही नालायक है वही दिख रहा है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे बेटा, है ना? एक नोट बना लीजिए, आज नाम वाम हम लिखा देते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण आयोग। तो आज तो बेटा लिस्टिंग करेंगे, है ना? आज लिस्ट बनाएंगे, कल इस पे चर्चा करेंगे और राज्यों का शुरुआत करेंगे। तो पहला लिख लो बेटा, शीतलवाड़ आयोग। शीतलवाड़ आयोग वर्ष जरूर लिख लीजिएगा, 1966। ठीक है? अब ये तो दिमाग में रहेगा ही, कम से कम शीतलवाड़ आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए, है ना? क्या कहा इन्होंने वो सब चर्चा तो हम करेंगे ही आपसे। अगला, राजमन्नार आयोग। सबसे भयानक रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं किया। राजमन्नार आयोग 69। सरकारिया आयोग, रणजीत सिंह सरकारिया पूरा नाम था इनका। तो सरकारिया आयोग, हाँ, तो फेमस है तो फेमस ढंग से पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ा ही पढ़ेंगे। लिखें, 1983 में आयोग गठित हुआ, 1988 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया, थोड़ा वक्त लगा, तो दोनों लिख लीजिएगा, 1983.1988। जब भी ऐसी चीजें आपको दिखें तो तुरंत समझ जाइएगा कि पहला वाला गठन का है, आखिरी वाला प्रतिवेदन का है। रिपोर्ट दिया इन्होंने। एक और आयोग है बेटा, नहीं, वो केंद्र राज्य संबंध, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग प्रतिवेदन इनका जो आया बेटा 2010 में आया। ये संभवतः इनका गठन हुआ 2007 में और प्रतिवेदन आया 2010 में। बाकी का तो जिस साल गठन हुआ उसी साल प्रतिवेदन आ गया। क्लियर है बेटा? तो कम से कम ये आयोग तो दिमाग में रहना ही चाहिए। कल को पूछे कि निम्न में से कौन सा केंद्र राज्य संबंधों के विषय में आयोग है या नहीं है, क्योंकि है बड़ा हाईलाइटेड मामला। और केंद्र राज्य संबंधों में हर किसी ने कहीं न कहीं नाम लिया राज्यपाल का,
और ढेर सारे लोगों ने हल्ला बोला अनुच्छेद 155 पे। सरकारी आयोग की यही रिकमेंडेशन थी कि अनुच्छेद 155 को संशोधित करिए और राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री का परामर्श अनिवार्य करिए। कहा उसने, और ये भी कहा कि थके हुए लोगों को राज्यपाल न बनाए। नहीं, ऐसे नहीं बोला, थोड़ा सा अलग शब्दों मैंने बोल दिया। राजनीति के हारे हुए लोगों को राज्यपाल न बनाए, क्योंकि राज्यपाल राजनीतिक पद नहीं है, लेकिन हो तो यही रहा है ना बेटा। जो थके मादे लोग हैं राजनीति के, उनको पुरस्कार दे दिया जाता है। तो ये व्यवस्था है तो यूज हो रहा है, जब व्यवस्था नहीं रहेगी तो नहीं होगा। आप ही के जिले के, हम नाम मत लीजिए किसी का, ठीक नहीं है, तो उनको भी पुरस्कार दिया गया। तो ये अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी ये है ना बेटा कि ठीक है राज्यपाल बना दिया, अच्छी बात है राजनीतिक लोगों को, लेकिन राज्यपाल के बाद उन्हें सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहिए। और बड़ी दुखद स्थिति है कि यह भी उदाहरण देखा गया कि राजनीतिज्ञों को राज्यपाल बनाया गया और राज्यपाल का समय पूरा करने के बाद फिर सक्रिय राजनीति पे आ गए। इसमें एक नाम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो कांग्रेस के नेता थे, अब नहीं रहे, तो जो नहीं रहता उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए उल्टा पुल्टा, लेकिन फिर भी मोतीलाल वोरा, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे, फिर इनको राज्यपाल बनाया, फिर आ गए राजनीति में। किरण बेदी सक्रिय राजनीति में रही, फिर उनको राज्यपाल बनाया गया, अभी फिर राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो सरकारी आयोग ने कहा कि ये ना करें, और उसने ये भी कहा कि राज्यपाल बनाते समय मुख्यमंत्री से राय बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो कल बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। हाँ, मैंने राज्यपाल जब भी बनाया जाए तो वह